गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं पुनः सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का अगला टॉपिक, जैसा आपको बताया था, मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूणकोश लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। जैसा आपको इसके पूर्व के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ये जो एक फंक्शनल मेगा स्पोर रहता है, बाकी 3 डिजनरेट कर जाते हैं। ये जो 3 डिजनरेट हैं, ये इस क्रियात्मक दीर्घ बीजाणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं, जिससे ये और धीरे धीरे आकार में वृद्धि करता जाता है। क्रियाशील दीर्घ बीजाणु का जो मादा युग्मकोद्भिद की जो प्रथम कोशिका है, क्रियाशील दीर्घ बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। दिस इज द फर्स्ट सेल। धीरे धीरे जैसे जैसे ये डिजनरेट करते जाते हैं, वैसे वैसे इनका आकार बढ़ता जाता है और ये बीजांडकाय के अधिकांश भाग को घेर लेते हैं। इसी बीच बीजाणु का केंद्रक विभाजित होकर एक और दो संतति केंद्रक बनाता है। ये दोनों केंद्रक दोनों ध्रुवों की ओर ऊपर और नीचे, ऊपर उत्तरी, नीचे दक्षिणी ध्रुव की ओर ये बढ़ने लगते हैं। इनका केंद्रक पुनः विभाजित होता है। इस तरह से दोनों ध्रुवों की ओर ऊपर 2 केंद्रक और नीचे 2 केंद्रक होते हैं। पुनः इनमें विभाजन होता है और इस तरह से दोनों ध्रुवों की तरफ 4-4 केंद्रक हो जाते हैं। अब एक केंद्रक ऊपरी ध्रुव से, दूसरा निचली ध्रुव से, एक एक केंद्रक मध्य में आते हैं और मध्य में आकर ये फ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और ये जुड़कर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, जो कि 2n अर्थात डिप्लॉयड होते हैं। बाकी सभी जो हैं, चाहे वो सिनर्जी सेल्स हों, एक सेल हों, एंटीपोडल सेल्स हों, ये सभी जो सेल्स हैं ये हैप्लॉयड होते हैं। तो ना लुक दिस, क्रियाशील दीर्घ बीजाणु ये मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। क्रियाशील बीजाणु का आकार बढ़ता जाता है, जैसा आपको हमने बताया ही है कि जो डिजनरेटिंग न्यूक्लियस हैं ये धीरे धीरे डिजनरेट करते जाते हैं और जैसे जैसे ये डिजनरेट करते जाते हैं, जो क्रियात्मक फंक्शनल जो मेगा स्पोर है ये उसको पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं और उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसी बीच बीजाणु का जो केंद्रक है वो विभाजित होकर 2 संतति केंद्रक बनाता है। दोनों केंद्रक दोनों ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं। इनमें से एक केंद्रक बीजांड द्वार की ओर तथा दूसरा चलाजा अर्थात निभाग की ओर पहुंच जाता है। तत्पश्चात इसमें दूसरा व तीसरा विभाजन होता है, जिससे 8 केंद्रक बन जाते हैं। इनमें से 4 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर तथा 4 केंद्रक निभाग की ओर पहुंच जाते हैं। चार केंद्रक निभाग की ओर पहुंच जाते हैं। अब एक केंद्रक बीजांड द्वार की ओर से तथा एक केंद्रक निभाग की ओर से केंद्र की ओर बढ़ जाते हैं। इन्हें ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। ध्रुवीय केंद्रक एक दूसरे से मिलकर सेकेंडरी न्यूक्लियस अर्थात द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। बीजांड द्वार की ओर के बने 3 केंद्रकों के बीच भित्ति निर्माण हो जाने से एक एग एपरेटस अर्थात अंड उपकरण का निर्माण होता है। इस
अंड उपकरण में एक बड़ी अंड कोशिका तथा दोनों ओर 2 सहायक कोशिका होती है। दो सहायक कोशिका होती है। इसी प्रकार निभाग की ओर के 3 केंद्रक, 3 एंटीपोडल सेल्स अर्थात 3 प्रतिमुख कोशिका बना लेते हैं। विकसित होता हुआ भ्रूणकोश प्रायः बीजांडकाय पर पोषण के लिए निर्भर रहता है। इस प्रकार जब भ्रूणकोश एक दीर्घ बीजाणु से विकसित होता है तब इसे मोनोस्पोरिक अर्थात एक दीर्घ बीजाणु कहते हैं। उपरोक्त चीज जो बातें आपको बताई गई हैं, इनको आप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप यूँ देख सकते हैं कि दिस इज द मेगास्पोर मदर सेल, दीर्घ बीजाणु मातृ कोशिका। इसमें मियोसिस हुआ। आप जानते हैं एक कंप्लीट अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। 4 कोशिका बने भी 1 2 4 मेगास्पोर बने। इस 4 मेगास्पोर में से ये 3 मेगास्पोर ये डिजनरेट कर जाते हैं, नष्ट कर जाते हैं, और इस तरह से ये जो लास्ट वाला है, नीचे वाला, प्रायः नीचे वाला, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा नीचे वाला ही होगा, ये फंक्शनल अर्थात क्रियात्मक रहता है। अब ये जो डिजनरेट हो रहे मेगास्पोर हैं, ये इसको पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं और धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता जाता है। अब इसका केंद्रक विभाजित होकर 2 केंद्रक बनाता है। एक केंद्रक उत्तरी ध्रुव की ओर, एक केंद्रक दक्षिणी ध्रुव की ओर, जिसे हम लोग क्रमशः कह सकते हैं एक माइक्रोपाइल माने बीजांड द्वार की ओर तथा दूसरा निभाग की ओर। अब इसमें पुनः माइटोसिस माने सूत्री विभाजन होता है और 2 से 4 केंद्रक बनते हैं। पुनः वही बात, 2 माइक्रोपाइल की तरफ और 2 चलाजा की तरफ। अब इसमें नेक्स्ट अगला विभाजन होता है, माइटोसिस ही होता है। अब 2 से 4 केंद्रक माइक्रोपाइल की ओर और 4 केंद्रक चलाजा अर्थात निभाग की ओर होते हैं। अब एक केंद्रक इधर से यानी चलाजा और एक केंद्रक माइक्रोपाइल की तरफ से ये मध्य में आते हैं। इनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं क्योंकि ये पोल की तरफ से आए होते हैं, ऊपरी यानी उत्तरी ध्रुव और नीचे माने दक्षिणी ध्रुव की तरफ से आए होते हैं, इसीलिए इन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज़ हो जाते हैं माने संयुग्मित हो जाते हैं और संयुग्मित होने के पश्चात अब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाते हैं। और ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस हैं, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n अर्थात डिप्लॉयड होते हैं। नाउ आई विल डिस्कस, अब हम लोग बात करेंगे मादा युग्मकोद्भिद के प्रकार के बारे में बात करेंगे, काइंड्स ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में बात करेंगे। तो विकास क्रिया में भाग लेने वाले मेगास्पोर अर्थात दीर्घ बीजाणु केंद्रक की संख्या के आधार पर मादा युग्मकोद्भिद निम्न 3 प्रकार के, प्रमुख रूप से निम्न 3 प्रकार के, फर्स्ट एक बीजाणु दैट इज द मोनोस्पोरिक, सेकेंड द्विबीजाणु बाइस्पोरिक, एंड इज द लास्ट चतुर्बीजाणु दैट इज द टेट्रास्पोरिक कहते हैं। हम लोग बात करेंगे मोनोस्पोरिक अर्थात एक बीजाणु की बात करेंगे। तो अभी अभी हम लोगों ने जो पढ़ा, जो डिस्क्रिप्शन देखा हम लोगों ने, एक्चुअली में वो मोनोस्पोरिक था, क्योंकि इसमें जो दीर्घ बीजाणु मातृ कोशिका है उसमें जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ था तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 कोशिकाएं बनी थी और इस 4 कोशिका में से 3 कोशिका
डिजनरेट माने नष्ट हो गई थी और केवल ये एक कोशिका फंक्शनल अर्थात क्रियात्मक था। तो इस प्रकार के दीर्घ बीजाणु मातृ कोशिकाओं में जब अर्धसूत्री विभाजन होता तो उसके फलस्वरूप 4 दीर्घ बीजाणु में से 3 नष्ट हो जाते हैं। केवल एक ही दीर्घ बीजाणु सक्रिय रहता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, एक बीजाणु 8 केंद्रकी की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोगों ने बात किया था कि ये फंक्शनल मेगास्पोर है, ये इसका केंद्रक है। केंद्रक विभाजित हुआ, एक बार विभाजित हुआ तो 2 बना, और जब ये 2 बना तब इसमें जो है एक उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव, फिर अगला माइटोसिस हुआ। इस तरह से 2-2 माने 4 हो गए। फिर अगला विभाजन हुआ और 4-4 अर्थात 8 केंद्रकी हो गए। तो इस प्रकार का जो मेगास्पोर होते हैं, इसमें 8 केंद्रक किंतु 7 कोशिका होती है। इस भ्रूणकोश को पॉलीगोनम प्रकार का भी कहते हैं। और अधिकांश आवृतबीजी जो पौधे हैं उनमें ये पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक बीजाणु 4 केंद्रकी। इसमें केवल 4 केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें इसे ओइनोथिरा प्रकार भी कहते हैं। नाउ सेकेंड, द्विबीजाणु। इसमें मादा युग्मकोद्भिद के विकास में 2 दीर्घ बीजाणु केंद्रक भाग लेते हैं। ये प्रायः 8 केंद्रकी होते हैं, जैसे प्याज। नेक्स्ट, चतुर्बीजाणु। इसमें मादा युग्मकोद्भिद के विकास में 4 दीर्घ बीजाणु के केंद्रक भाग लेते हैं, अर्थात जो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो 4 ठो बने थे उसमें से डिजनरेट कोई नहीं होता है, सभी फंक्शनल होते हैं। और ये प्रायः 8 केंद्रकी अथवा 16 केंद्रकी होते हैं। नाउ पॉलिनेशन, दैट इज द परागण। परागण किसे कहते हैं आप जानते हैं। परागण वह क्रिया है जिसमें नर युग्मक अर्थात परागकण मादा युग्मकोद्भिद के वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं, यही क्रिया परागण कहलाता है। नाउ परागकणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार का होता है, एक स्वपरागण और दूसरा परपरागण। स्वपरागण वह क्रिया है जिसमें एक ही पुष्प का नर युग्मक अर्थात परागकण उसी पुष्प के मादा के वर्तिकाग्र पे पहुंच जाते हैं, तब इस प्रकार की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। या दूसरा कंडीशन भी है, जब एक ही पौधे के एक पुष्प का नर युग्म उसी पौधे के दूसरे पुष्प के मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तब इस प्रकार के परागण को भी स्वपरागण कहते हैं। आइए देखें। स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। स्वपरागण के 2 भेद किए जा सकते हैं। फर्स्ट, पहला अवस्था, वह कंडीशन जिसमें एक द्विलिंगी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के
वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तब ये स्वपरागण कहलाता है। ना दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन, दूसरी अवस्था वह अवस्था है जिसमें एक ही पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुँचते हैं, तब इसे भी स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण की इस विशेष अवस्था को सजात पुष्पी अथवा गिटाइनोगैमी कहते हैं। नाउ बात करेंगे हम लोग स्वपरागण के लिए युक्तियां या अनुकूलन की बात करेंगे। तो स्वपरागण को सफल बनाने के लिए पौधों में निम्न युक्तियां अर्थात साधन पाए जाते हैं। बात आता है वो कौन कौन से साधन हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द्विलिंगता, दैट इज द बाइसेक्सुअलिटी, देन सहपक्वता, एंड नेक्स्ट क्लिस्टोगैमी अर्थात निमिलिता। पहले हम लोग बात करेंगे द्विलिंगिता की बात करेंगे। द्विलिंगिता में क्या होता है कि ऐसे जो पुष्प होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं और द्विलिंगी पुष्पों में दोनों जन्नांग अर्थात नर और मादा जन्नांग एक ही पुष्प में विद्यमान होते हैं। जब नर और मादा युग्मक एक ही पुष्प में विराजमान होते हैं तो उनमें स्वपरागण के जो अवसर हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सहपक्वता या समकाल पक्वता, इंग्लिश में इसको होमोगैमी बोला जाता है। केचुआ भी द्विलिंगी है, बट केचुआ में क्रॉस फर्टिलाइजेशन परनिषेचन पाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके जो दोनों युग्मक हैं, जो दोनों युग्मक अर्थात अंडाणु और शुक्राणु हैं, वो अलग अलग भिन्न भिन्न समयों पर मैच्योर माने परिपक्व होते हैं। बट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सहपक्वता या समकाल पक्वता। इसमें जो नर युग्मक और मादा युग्मक हैं वो एक ही समय पे परिपक्व होंगे। जब एक ही समय पे नर युग्मक और मादा युग्मक परिपक्व होते हैं तब इनमें सहपक्वता अर्थात समकाल पक्वता, जब एक ही समय पे परिपक्व होते हैं तब इसे ही सहपक्वता या समकाल पक्वता कहते हैं। जैसे द्विलिंगी पुष्पों में नर तथा मादा जन्नांग एक साथ परिपक्व होने को सहपक्वता कहते हैं। कभी कभी पुंकेसरों के पकने पर उनके पुतंतु मुड़कर वर्तिकाग्र के निकट पहुंच जाते हैं और परागकोश फटकर अपना पराग वर्तिकाग्र पर बिखेर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे गुलाबांस अर्थात मिराबिलिस, पीली कटेली अर्थात आर्जिमोन। नेक्स्ट अगला बात हम लोग करेंगे क्लिस्टोगैमी, जिसे निमिलिता कहा जाता है। क्लिस्टोगैमी पुष्प भी स्वपरागण की संभावना को बढ़ा देते हैं। कुछ द्विलिंग, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल की क्लिस्टोगैमी कहते किसको हैं? क्लिस्टोगैमी पुष्प वे पुष्प होते हैं जो खिलते नहीं हैं। कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खिलते। इन पुष्पों को ही क्लिस्टोगैमस फ्लावर अर्थात निम्नलित पुष्प कहते हैं। ऐसे पुष्पों में बंद अवस्था में ही परागकोश फट जाते हैं जिससे स्वपरागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कमेलिना माने कनकौआ, इम्पेट्रियंस माने गुलमेहदी, वायला माने बनफसा, एरेकिस हाइपोजिया माने मूंगफली, ऑक्जेलिस माने खट्टी बोटी, ये जो हैं ये निम्नलित पुष्प हैं अर्थात इनके पुष्प खिलते नहीं हैं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। नोट्स आपको दिए हुए हैं, नोट्स आप पढ़े होंगे। अब वीडियो देखिए। अब इसके बाद आपको जो न समझ में आए आप हमसे तुरंत जो है संपर्क करें। जो भी पूछना हो आप हमसे पूछ सकते हैं।